अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एरर हैंडलिंग टेक्निक्स। CS 304 का ये लेक्चर नंबर 43 है और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने एरर हैंडलिंग देखनी है। जितना हमने कोर्स पढ़ना था पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब ये थोड़े एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, दो चार आपके हर लेक्चर के लास्ट में। तो ये एरर हैंडलिंग के बारे में है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने जब सारा कोड लिख दिया, अब उसमें कोई यूज़र के एंड से कोई एरर आ जाता है तो हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं प्रोफेशनली। सो एरर हैंडलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो ये हमारे पास प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाती है कि बिल फर्ज अगर यूज़र कोई ऐसा इनपुट डाल देता है कि जो इनवैलिड है, तो उससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो चल रहा होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, क्रैश हो जाता है। जिससे क्या होता है हमारी पूरी एप्लीकेशन नाकाबिल इस्तेमाल हो जाती है। तो उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हम लोग एरर्स को हैंडल करते हैं कि अगर कोई यूज़र के एंड से ऐप को इस्तेमाल करते हुए या जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई एरर जनरेट होती है, तो उस चीज़ को हम लोग प्रोफेशनली हैंडल कर सकें। दूसरे नंबर पे अवॉइड डाटा लॉस। तीसरे नंबर पे इंश्योर ग्रेसफुल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट होता है बिना किसी परेशानी के। कॉमन काजेज ऑफ एरर्स हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो इनकरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जाती है, कि बार बार कोई किसी चीज़ के ऊपर रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर रहा है, जिससे क्या होता है कि मेमोरी ओवरलोड हो जाती है और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। इनपुट आउटपुट एरर्स, के यूज़र के एंड से इनपुट में कोई एरर आता है जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो सही से जनरेट नहीं होती, तो एरर जनरेट हो जाता है। और तीसरे नंबर पे है एक्सटर्नल रिसोर्स इशू, जैसे नेटवर्क डिस्क, जैसे पाँच दफ़ा इंटरनेट का इशू होता है और कोई और इशू होता है, तो उस चीज़ को किस तरह से आपका प्रोग्राम डील करें कि आपका एप्लीकेशन क्रैश ना हो। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब टेक्निक्स हमारे पास कुछ हैं एरर को हैंडल करने के लिए। पहले नंबर पे है एबनॉर्मल टर्मिनेशन। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता, जो एरर आ रहा होता है वो एज इट इज़ जो है उसको हैंडल नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पे है ग्रेसफुल टर्मिनेशन। तीसरे नंबर पे है रिटर्न इलीगल वैल्यू। फोर्थ नंबर पे है रिटर्न एरर कोड। और फिफ्थ नंबर पे है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये जो है ना पहला, ये इसके अंदर तो कोई भी एरर हैंडल नहीं होता। उसके बाद B, C और D, इसके अंदर हम लोग खुद से एरर हैंडल करते हैं। और जो E है इसके अंदर भी खुद से एरर हैंडल करते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा सिंटैक्स हमारा चेंज होता है। तो ये जो तीन मेथड है B, C और D, ये दिखने में एक जैसे होते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इनसे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। और एबनॉर्मल में एरर हैंडल ही नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन की। तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम बगैर एरर को हैंडल किए अपना प्रोग्राम जो है वो चलने देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा डाटा लॉस हो जाता है। सो द प्रोग्राम टर्मिनेट विदाउट हैंडलिंग एरर काजिंग पोटेंशियल डाटा लॉस। अब जिस तरह से हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हो क्या रहा है, ये तीन फंक्शन बने हुए हैं। गेट नंबर, जो यूज़र से कोई नंबर इनपुट लेता है। क्वोशंट, जो पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता है। और तीसरा जो है आउटपुट, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट करता है। अब यहाँ मेन में हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो क्या रहा है कि हमने तीन वेरिएबल बनाए। गेट नंबर वाला मेथड, जो फंक्शन हमने बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया और ए और बी की वैल्यू यूज़र से इनपुट ली। अब बिल फर्ज यूज़र ने वैल्यू दे दी, ए के अंदर वैल्यू तो कुछ और दे दी, लेट्स सपोज 3 दे दी। और बी के अंदर वैल्यू लेट्स सपोज उसने दे दी 0। अब आपको पता है किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो वो मैथ एरर होता है। कैलकुलेटर पे आप लोग करके देख सकते हैं, वो सॉल्व ही नहीं होता। एक सिचुएशन ऐसी है उसका कोई आंसर ही नहीं आता, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना, तो ये एक एरर है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं किया गया, तो एरर तो आया कि आप नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में भी देखें ना, उसके अंदर भी मैसेज प्रिंट होके आता है कि मैथ एरर आया है। लेकिन प्रोग्राम अगर आप इसी प्रोग्राम को अगर आप अपने कंपाइलर में रन करेंगे ना, तो आप लोग देखिएगा कि वहाँ पर एरर ही शो नहीं होगा, प्रोग्राम ही क्रैश हो जाएगा, प्रोग्राम चलना ही बंद हो जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रेसफुल टर्मिनेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग चेक करते हो, अगर एरर आता है तो आप एक मैसेज प्रिंट करते हो कि ये एरर इस वजह से आया है। सो हमारा द प्रोग्राम परफॉर्म क्लीन अप टास्क एंड प्रोवाइड यूज़र फीडबैक ऑन एरर, कि वो यूज़र को फीडबैक प्रोवाइड करता है। जिस तरह यहाँ से वही फंक्शन है कि आप लोग ए को बी से डिवाइड कर रहे थे, ए वाले नंबर को बी से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि अगर बी वाला नंबर 0 आ जाता है तब एरर आती है। तो उस एरर को उसने यहाँ पर कंडीशन के ज़रिए देखे सॉल्व किया। किस तरह से कि अगर बी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो वो ये मैसेज प्रिंट करेगा क्या, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। तो इससे क्या होगा, यूज़र को पता लगेगा ओह मैंने ना डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू इनपुट दी थी, तो इसी वजह से मुझे इसको तब्दील करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए रिटर्न इलीगल वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है कि आप मैसेज की बजाय एक वैल्यू रिटर्न करते हो। सो हैंडल एरर बाय रिटर्निंग अ फॉल बैक वैल्यू। इसमें
किस तरह होगा, वही हमारे पास प्रोग्राम है, कंडीशन चेक की। कंडीशन चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली एक वैल्यू सेट कर दी अपने बी वेरिएबल में, कि पहले यूज़र के ज़रिए तो आया था वैल्यू ज़ीरो बी की जगह, हम क्या करते हैं उसको ज़ीरो के बजाय उसको सेट कर दें वन। तो अब क्या होगा, क्या वो ऑटोमेटिकली नंबर डिविजिबल रहेगा। देखें ना, कोई भी नंबर हो आप उसको वन डिनोमिनेटर में लिखे तो वो वैल्यू सेम ही रहती है। जैसे ए की वैल्यू हो थ्री और बी की वैल्यू वन हो तो वो रहेगा तो थ्री ही ना। तो इस तरह से आप लोग हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाए रिटर्न एरर कोड। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग एरर कोड्स अपने बनाते हो और वो कोड रिटर्न करते हो, जो कि आपको डिबगिंग के टाइम पे पता लगता है कि ओके ये एरर आया है, इसका कोड ये है, तो ये मैंने ये वाला कोड का इशू ये वाला बनाया था। तो फिर जो है आप लोग उसको आसानी से हैंडल कर पाते हो। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो वेबसाइट पर कि कोई अगर पेज लोड ना हो रहा हो, ये पेज किसी वेबसाइट का ओपन ना हो, तो वो 404 एरर आ जाता है। तो 404 एक उसका कोड है। लेकिन इन चीज़ों में परेशानी क्या होती है कि जब आप खुद से बनाने बैठते हो तो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कोड्स का नहीं पता होता, जिससे परेशानी ये आती है कि आप अपनी तरफ से कोड दे देते हो कि बिल फॉर ज़ीरो कोड आएगा तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़ीरो है। ये आपने खुद से बनाया है। लेकिन कल को कोई और प्रोग्रामर आके उस आपके कोड में काम करता है तो उसको बहुत परेशानी होने वाली है। तो ये थोड़ी बहुत इसके अंदर कमियां कुताहियां भी होती हैं, इसलिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को हमेशा फॉलो किया जाता है जब भी कोई आप हाई लेवल एप्लीकेशन बनाते हैं। तो रिटर्न एरर कोड में क्या है कि रिटर्न एन एरर कोड टू इंडिकेट इशू। किस तरह से, वही हमारे पास अगेन वही फंक्शन है। वैल्यू चेक कोड ये कि अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो है या नहीं है। अगर ये जीरो होता है तो रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स। अब फॉल्स का पता है आपको, जीरो ये रिटर्न करता है। तो इट मीन्स ये एरर कोड रिटर्न करेगा जीरो। ये जो एरर कोड है सिर्फ उसी प्रोग्रामर को समझ आई होगी जिसने ये फंक्शन बनाया होगा। कोई और नया प्रोग्रामर आके इस पे काम करेगा वो तो परेशान ही हो जाएगा कि ये एरर कोड जीरो का मतलब। नेक्स्ट आ जाए इश्यूज इन एरर हैंडलिंग। ये जितने भी हमने तीन अभी तक एरर हैंडलिंग की टेक्निक्स पर इनमें इशू क्या है कि डिज़ाइन चेंजेस टू इनकॉर्पोरेट एरर हैंडलिंग। कि अगर आप अपनी मन चाही उसके अंदर तब्दीलियां करते रहेंगे एरर हैंडलिंग में, तब वो आने वाले प्रोग्रामर्स के लिए मसला खड़ा कर सकती हैं। आपका क्या, आपने तो काम करके दे दिया लेकिन बाद में जो आएंगे उनके लिए परेशानी हो सकती है। या अगर यूज़र के एंड पे भी कोई एरर ऐसा आता है कि यूज़र को नहीं पता कि वो एरर का कोड किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको भी डीबग करने के लिए बहुत मुश्किल होगी कि वो कहाँ पर गलती कर रहा है। दूसरे नंबर पे इंक्रीज कोड कम्प्लेक्सिटी। इससे थोड़ी कोड कम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि आप हर जगह कंडीशंस लगा के चेक कर रहे हो और इतना 3 लाइनों का कोड था और आपका वो 10 लाइनों पे चला गया। इसी तरह मिक्सिंग एरर हैंडलिंग लॉजिक विद मेन प्रोग्राम। कि आप जो आपकी एरर हैंडलिंग की लॉजिक है, जैसे कि यहाँ पर भी हो रहा था ना कि हम कंडीशन भी चेक कर रहे हो, यहाँ रिटर्न फॉल, ये एरर हैंडलिंग की लॉजिक है और उसके बाद हमारे पास जो हमारे एक्चुअल प्रोग्राम की लॉजिक है वो भी इसी में। तो ये क्या होता है, एक किस्म की खिचड़ी पक जाती है कि पता ही नहीं लग रहा होता कि यहाँ एरर हैंडल किया गया, ये आपका मेन प्रोग्राम है। उसके बाद है जी प्रोग्रामर में इग्नोर एरर कोड्स। बाज़ दफ़ा जो प्रोग्रामर होता है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के कोड्स को बिल्कुल इग्नोर करके अपने ही मन चाहे कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास मार्केट में आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये थोड़ा उससे बेटर है जो हम ट्रेडिशनल एरर हैंडलिंग करते थे। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक ट्राई कैच ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप अपना एग्जीक्यूशन वाला कोड रखते हैं, यानी कि जो आपकी एक्चुअल लॉजिक है, और आप दूसरे ब्लॉक में आपका एरर वाला कोड रखते हैं। तो थोड़ा सा ना सेपरेशन ऑफ टास्क हो जाती है। एलिगेट सोल्यूशन टू हैंडल एरर बाय सेपरेटिंग एरर हैंडलिंग लॉजिक। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि सबसे पहले आपका कोड क्लीन रहता है क्योंकि आपकी मेन लॉजिक अलग है, आपकी एरर वाली लॉजिक अलग है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि आपके टास्क सेपरेट हो जाते हैं। अवॉइड प्रोग्राम क्रैशेस, और जो मेन मकसद है हमारे पास एरर हैंडलिंग का कि आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, वो तो होगा ही। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, आपके पास एक ट्राई कैच ब्लॉक होता है सी प्लस में बना बनाया, उसके अंदर आप अपने कोडिंग का जो आपका मेन लॉजिक होता है वो लिखते हैं ट्राई ब्लॉक में। अगर उसके अंदर कोई एरर आता है तो आप एरर थ्रो करते हो और एक कैच होता है वो उस थ्रो की हुए एरर को कैच करता है। कैसे, ये यहाँ पर कोड है, इस तरह से ये दिखता है इसका सिंटैक्स कि आपका ट्राई और कैच। अब ट्राई ब्लॉक में आप अपना एक्चुअल कोड लिखते हो और जहां पर आपको लगता है कि आपके कोड में एरर आ सकता है उसके आगे आप थ्रो लिख देते हो। थ्रो लिखने के बाद क्या होता है कि यहाँ एक्सेप्शन एक जनरेट होती है जो ये कैच जो है वो अपने पैरामीटर में रिसीव करता है, और यहाँ इस कैच ब्लॉक में आप अपना एरर वाला कोड लिखते हो जो मैसेज आपने यूज़र को देना होता है। इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो ये है कि जिस तरह यहाँ पर हमारे पास मेन हमारे पास फंक्शन था,
अब हुआ क्या कि यहाँ पर हमारे पास एरर आनी थी, तो हमने क्या किया, इसके आगे थ्रो लगा दिया। अब इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो रही है, तो इसलिए हमने मेन के फंक्शन में इसको ट्राई कैच में रैप किया हुआ है। ये ट्राई और ये कैच का सिंटैक्स। अब ट्राई में मैंने आपको बताया कि एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं हम लोग, जिसके अंदर हमारे ये वेरिएबल्स आ गए, और ये हमारा वो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है जिसके अंदर हमें लगा था कि यहाँ थ्रो या एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थ्रो लिखा था। अब थ्रो के आगे ये लिखा हुआ है डिवाइड बाय ज़ीरो, ये मेरी एक्सेप्शन जनरेट होगी, यानी कि जब भी कोई यूज़र जो है वो बी की वैल्यू ज़ीरो देगा, तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या जनरेट होगी, डिवाइड बाय ज़ीरो। और डिवाइड बाय ज़ीरो को मैंने कैच कहाँ पर किया हुआ है, यहाँ कैच के पैरामीटर में। तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा और ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि आप नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आ जाए एक्सेप्शन हैंडलिंग बेनिफिट। ये अभी हमने इसके एडवांटेजेस में भी देख लिया कि सबसे पहले आपकी प्रोग्राम लॉजिक और आपकी एरर हैंडलिंग दोनों अलग अलग सेपरेट ब्लॉक में लिखी जाती है, जिससे पढ़ने वाले को, कोड समझने वाले को आसानी होती है। उसके बाद है क्लीनर एंड मोर मेंटेनेबल कोड, कि आपका कोड सबसे ज़्यादा क्लीन रहता है और मेंटेनेबल रहता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल टू हैंडल मल्टीपल एरर टाइप्स, कि आपके जो एरर टाइप्स हैं वो, और उसके बाद है हमारे पास फ्लेक्सिबल टू हैंडल मल्टीपल एरर टाइप्स, कि आप मुख्तलिफ टाइप्स के एरर इजीली हैंडल। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने एरर हैंडलिंग टेक्निक्स पढ़ी और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ा। सो इस लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इन पे ही हमें फॉलो करें। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।